आज के टाइम में आप मार्केट में किसी भी दुकान पे चले जाइए, आपको एक कोल्ड ड्रिंक जरूर मिल जाएगी और वो है लाहौरी जीरा। दोस्तों, ये ब्रांड इंडिया के बेवरेजेस मार्केट में इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है कि सिर्फ 3 साल पहले इसकी वैल्यूएशन थी लगभग 700 करोड़ रुपए और आज 4 गुना बढ़कर 2800 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। कैसे 3 भाइयों ने मिलकर एक ऐसा ब्रांड तैयार किया जो आज रीजनल ब्रांड तो छोड़िए, कोक, स्प्राइट और थम्स अप जैसे एस्टैब्लिश्ड प्लेयर को भी कड़ी टक्कर दे रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर लाहौरी जीरा ने 312 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के 212 करोड़ रुपए के रेवेन्यू के मुकाबले 47.2% ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, हैरान करने वाली बात तो यह है कि ये ग्रोथ मात्र 7 साल में अचीव की गई थी। इसके लिए ना तो किसी सेलिब्रिटी को, ना ही किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा लिया गया और ना ही टीवी पे बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट चलाए गए और ना ही एडवांस मार्केटिंग पे करोड़ों रुपए खर्च किए गए। अब सवाल ये उठता है कि इस ब्रांड ने इतने कम समय में बहुत ही कम रिसोर्सेज के साथ मार्केट में अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड किया, कौन सी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाई और कैसे इस कंपनी की शुरुआत हुई। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं। वैसे दोस्तों, इस ड्रिंक का नाम लाहौरी क्यों है? क्या इसके पीछे लाहौर का कोई कनेक्शन है? इसका जवाब भी आपको इसी वीडियो के अंदर मिल जाएगा। लेकिन उससे पहले आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, इन दिनों गर्मी के मौसम में आपको कौन सा ड्रिंक पसंद है। देखिए, मेरा फेवरेट है नींबू पानी, मैं आपका भी जानना चाहूंगा। अब आपको पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ जाए, इसलिए सबसे पहले तो हम इंडिया के बेवरेजेस इंडस्ट्री के लैंडस्केप को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आजकल बहुत सारे लोग अल्कोहलिक ड्रिंक के बजाय हेल्दियर और रीजनल अल्टरनेटिव्स को ज्यादा पसंद करते हैं और यही बदलता ट्रेंड इस इंडस्ट्री को नया शेप भी दे रहा है। पिछले कुछ सालों से इंडिया के अंदर नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस मार्केट में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साल 2023 में इस मार्केट का जो साइज था वो था 1,37,000 करोड़ रुपए और हर साल 7.06% की रेट से बढ़ रहा है। 2029 तक ये मार्केट होने वाला है 2,10,000 करोड़ रुपए। अब दोस्तों, ये फिगर सुनने के बाद में अगर आपको भी अच्छा लग रहा है तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। देखिए, हमारे देश में जहां गर्मी हर साल नए नए रिकॉर्ड बनाती जा रही है, अब ऐसे में लोग हमेशा चिल्ड, रिफ्रेशिंग और टेस्टी ड्रिंक की तलाश में रहते हैं। लेकिन अगर आज आप शॉपिंग करने जाते हैं, मतलब घर से बाहर निकलते हैं, तो आपको हर सेल्फ में कोला, लेमन, ऑरेंज फ्लेवर्स के कोक, पेप्सी, स्प्राइट, फेंटा, 7 अप ऐसे ग्लोबल ब्रांड्स ही नजर आएंगे। जबकि हमारे देश में गर्मी में लोग सदियों से जलजीरा, मसाला सिकंजी, आम पन्ना जैसे कई सारे ट्रेडिशनल बेवरेजेस पीना पसंद करते हैं। लेकिन इतना बड़ा मार्केट और भरपूर डिमांड होने के बावजूद भी इन फ्लेवर्स के ड्रिंक का कोई भी नेशनल लेवल पे ब्रांड है ही नहीं। अब दोस्तों, इसकी वजह समझने के लिए सबसे पहले तो आपको हिस्ट्री में जाना होगा। देखिए, साल 1956 में सबसे पहले कोका कोला हमारे देश में आया और लगभग 21 साल तक उसने हमारे देश में बिजनेस किया। लेकिन साल 1977 में हमारे देश में फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट नाम के कानून में चेंजेस किए गए और उसके बाद में हर विदेशी कंपनी को अपनी इंडियन सब्सिडीज में खुद की हिस्सेदारी कम करके 60% इक्विटी इंडियन शेयर होल्डर्स को देनी होगी। उस टाइम के इंडस्ट्री मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस ये चाहते थे कि कोका कोला सिर्फ अपने शेयर्स ही नहीं बल्कि अपना फॉर्मूला भी इंडियन पार्टनर्स के साथ शेयर करे। लेकिन कोका कोला ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनका फॉर्मूला ही उनके बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट था और इसलिए कोका कोला को अपना बोरिया बिस्तरा समेट कर इंडिया से जाना पड़ा। उसके बाद में बेवरेजेस मार्केट में बहुत बड़ा गैप आ गया और यहाँ की बहुत सारी लोकल कंपनीज को सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करने का मौका मिला। मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज नाम की सरकारी कंपनी ने 777 लॉन्च किया, प्योर ड्रिंक्स ने कैंपा कोला लॉन्च किया और पार्ले ग्रुप ने थम्स अप और लिम्का जैसे ब्रांड्स बनाए थे। साथ ही पार्ले ग्रुप ने जीरा फ्लेवर का रिम जिम भी लॉन्च किया था, जो कि काफी पॉपुलर हुआ। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद में जब साल 1993 में कोका कोला वापस आया तो उसने पार्ले का पूरा बेवरेजेस बिजनेस ही खरीद लिया और रिम जिम को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। वजह साफ थी, कोका कोला उसी प्रोडक्ट को सेल करना चाहता था जिसे ग्लोबल लेवल पे बेचा जा सके। स्प्राइट, फेंटा जैसे प्रोडक्ट जो है वो यूएस, मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया हर मार्केट में एक ही फॉर्मूले के साथ बनाए जा सकते हैं और साथ ही साथ में बेचे भी जा सकते हैं। लेकिन मसाला ड्रिंक्स हर देश के टेस्ट प्रेफरेंस में फिट नहीं बैठते, इसीलिए मल्टीनेशनल कंपनीज इन कैटेगरीज में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती। अब दोस्तों, ऐसा भी नहीं है कि हमारे देश के अंदर मसाला ड्रिंक के ब्रांड्स है ही नहीं। आज के टाइम में आपको बहुत सारे रीजनल लेवल पे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि मुंबई का जीरू सोडा है, गुजरात का दावत सोडा है, कर्नाटका का बिंदु जीरा है और उड़ीसा का स्पाइस अप है। लेकिन ये सारे प्लेयर्स रीजनल लेवल तक ही सीमित हैं। अब दोस्तों, ये तो वेस्ट, साउथ और ईस्ट इंडिया की बात हो गई, जबकि देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया, जहां मसालेदार खाने और देसी फ्लेवर्स की सबसे ज्यादा डिमांड होती है, वहां इस कैटेगरी में कोई भी बड़ा प्लेयर था ही नहीं। सो इसी गैप को फिल करने की जिम्मेदारी उठाई पंजाब के रहने वाले 3 भाइयों ने, सौरभ मुंजाल और उनके कजिन्स निखिल दौड़ा और सौरभ बुटना ने। लेकिन ये कोई वेल प्लान बिजनेस नहीं था, क्योंकि तीनों का बैकग्राउंड अलग अलग था, इंटरेस्ट भी बिल्कुल अलग थे। बस तीनों में एक बात कॉमन थी, अपना खुद का कुछ बड़ा करना। वैसे सौरभ मुंजाल ने अपने बिजनेस की जर्नी बहुत ही कम उम्र में शुरू कर दी थी। सिंगापुर से एमबीए करते वक्त उन्होंने ट्रेड फाइनेंस का बिजनेस शुरू कर दिया और वो बिजनेस ठीक ठाक चल भी रहा था। लेकिन सौरभ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना बिजनेस बंद करके इंडिया में वापस आ जाएंगे और यहीं पे कुछ अपना काम करेंगे। उसके बाद में उन्होंने पंजाब के एक हाईवे के पास लग्जरी होटल शुरू किया और उसका नाम रखा हेरिटेज हवेली, जो कि आज के टाइम में एक प्रीमियम
प्रीमियम डेस्टिनेशन बन चुका है। उस होटल को चलाते चलाते सौरभ को इंडियन कस्टमर्स की अच्छी खासी समझ मिलने लगी। यहाँ कस्टमर्स टेस्ट को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन खरीदते तभी हैं जब प्राइस उनके पॉकेट में फिट बैठे। अब अगर हम बात करें सौरभ भुट्टना की, तो देखिए इनके पास इंडियन मार्केट का ग्राउंड लेवल का नॉलेज था। सौरभ के बारे में कहा जाता है कि उनको सिर्फ प्लानिंग नहीं बल्कि एग्जीक्यूशन में यकीन होता है। दुकानदार से बात करनी हो, कस्टमर्स को कन्विंस करना हो, ग्राउंड लेवल पे जाके चीजों को संभालना हो या टीम को लीड करना हो, सौरभ की सबसे बड़ी ताकत है लोगों को झट से कनेक्ट कर लेना। चलिए अब समझ लेते हैं निखिल दौड़ा के बारे में भी। देखिए निखिल का बैकग्राउंड था एग्रीकल्चर से, लेकिन दिल से वो फूडी थे। उन्हें खाना बनाने और खाना खाने का इतना शौक था कि हर हफ्ते नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। एक दिन एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने जीरा फ्लेवर वाली एक देसी ड्रिंक बनाई और जब उन्होंने खुद टेस्ट किया तो उन्हें बहुत अच्छी लगी। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना भाइयों को भी टेस्ट कराऊंगा। तो शाम को जब तीनों कजिन्स मिले तो निखिल ने कैजुअली उनसे कहा कि मैंने एक ड्रिंक बनाई है, टेस्ट करोगे? तो सौरभ ने कहा जरूर करेंगे। और उसके बाद में जैसे ही उन्होंने घूंट पिया तो उनके मुंह से निकला वाह, इसे तो मार्केट में होना चाहिए। वहीं जब सौरभ भुट्टना ने टेस्ट किया तो उन्होंने भी इसकी बहुत ज्यादा तारीफ की और इस तरीके से कैजुअल मुलाकात में तीनों भाइयों को एक नए बिजनेस का आइडिया मिल गया। और मार्केट में हर कोई कोला ऑरेंज सोडा बेच रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम भी जीरा फ्लेवर वाली देसी ड्रिंक लॉन्च करें। फिर तीनों भाइयों ने तय किया कि ड्रिंक टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाई जाएगी ताकि सबको इंडिया का देसी स्वाद पता चल सके, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग इंटरनेशनल लेवल की करेंगे ताकि हर मार्केट में उसे अवेलेबल करवाया जा सके। फिर साल 2017 में उन्होंने आर्चन फूड्स प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी शुरू की, जो कि लाहौरी जीरा की पेरेंट कंपनी है। शुरू में फाउंडर्स ने बहुत मेहनत की, मार्केट को अच्छे से एनालाइज किया, कस्टमर्स की प्रेफरेंस को समझने की कोशिश की। बहुत सोच समझ के उन्होंने ड्रिंक का नाम रखा लाहौरी जीरा। अब दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि आखिर प्रोडक्ट का नाम लाहौरी जीरा ही क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ इस ड्रिंक के अंदर दो हीरो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है। एक है जीरा और दूसरा है सेंधा नमक, जिसे लाहौरी नमक भी कहा जाता है। इसीलिए ड्रिंक का नाम रखा गया लाहौरी जीरा, ताकि कस्टमर्स को स्वाद और नाम दोनों में देसीपन दिखे और वो तुरंत अट्रैक्ट हो जाए। अब अगर हम बात करें प्राइसिंग की, तो देखिए आप खुद जानते होंगे हमारे देश में कोई चीज कितनी भी टेस्टी क्यों ना हो, लोग उसे तब तक नहीं खरीदते जब तक वो उनके बजट में सेट ना हो जाए। इसलिए ड्रिंक का प्राइस मात्र 10 रुपए रखा गया ताकि टायर 2 टायर 3 सिटीज में रहने वाले जो लोग हैं उसे आसानी से खरीद सके। और जब बारी आई प्रोडक्ट के पैकेजिंग और ब्रांडिंग की, तो फाउंडर्स ने सबसे पहले तो ये देखा मार्केट में जितने भी लोकल जीरा सोडा बिक रहे थे उनमें ज्यादातर अनब्रांडेड थे और पैकेजिंग भी ऑलमोस्ट सबकी एक जैसी थी, जिसकी वजह से उनमें से कोई भी कंपनी बड़े लेवल पे पहुंच नहीं पाई और मास ब्रांड नहीं बन पाई। सो लाहौरी जीरा को यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी नजर आई और उन्होंने इस ब्रांडिंग गैप को फाइंड आउट किया। भले ही प्राइस सिर्फ 10 रुपए क्यों ना हो, मगर उन्होंने अपने प्रोडक्ट को प्रीमियम तरीके से पेश करने का फैसला किया। बॉटल को अट्रैक्टिव आई कैचिंग बनाने के लिए गोल्डन ड्रिंक पर ग्रीन कलर को चुना, जो नेचर, फ्रेशनेस और प्योरिटी को दिखाता है। इसके अलावा लोगों को व्हाइट कलर के फॉन्ट में इस तरीके से डिजाइन किया गया कि बॉटल सेल्फ पर सबसे अलग दिखे और दूर से ही लोगों की नजर अपनी तरफ खींच ले। इस तरह लाहौरी जीरा ने देसी फिश के साथ एक ब्रांड एक्सपीरियंस बेचना शुरू किया। अब दोस्तों अगर आपको ये लग रहा है कि एक सक्सेसफुल ब्रांड खड़ा करने के लिए सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट, क्लासिक डिजाइन और कैची नाम होना काफी है, तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का असली गेम तो तब शुरू होता है जब प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने की बारी आती है। और ब्रांड सक्सेसफुल तभी हो पाता है जब प्रोडक्ट को सही टाइम पे, सही जगह पे, सही डिमांड देखकर लॉन्च किया जाए। लेकिन लाहौरी जीरा के लिए मार्केट में एंट्री करना इतना भी आसान नहीं था। फिर भी फाउंडर्स ने हार नहीं मानी। देखिए मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन की जो जिम्मेदारी थी वो सौरभ भुट्टना को दी गई थी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे वो एक्सपर्ट थे। देखिए सौरभ ने लुधियाना के एक डिस्ट्रीब्यूटर से बात की तो डिस्ट्रीब्यूटर ने एक शर्त रख दी, मैं एडवांस पेमेंट नहीं दूंगा, माल रखवा दो, अगर बिक गया तो ठीक है, वरना वापस लेकर चले जाना। देखिए ये मार्केट की एक टिपिकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नए स्टार्टअप्स को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। देखिए पहले तो ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है ताकि सभी जगह पे माल रख सके, फिर जब माल बिकता नहीं है तो कैश फ्लो रुक जाता है और उसके बाद में कंपनी के पास आगे प्रोडक्शन करने के लिए फंड की कमी आ जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में लाहौरी जीरा के फाउंडर्स के पास दो ऑप्शंस थे। पहला ये कि डिस्ट्रीब्यूटर की शर्त मानकर माल भिजवा दे और पेमेंट का इंतजार करते रहे। दूसरा ये कि खुद रिटेलर्स और शॉपकीपर्स के पास जाकर बात करे, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करे और अपने प्रोडक्ट को पुश करने की कोशिश करे। तो फाउंडर्स ने बहुत सोच समझ कर दूसरा वाला रास्ता चुना। फिर वो हर रिटेलर और दुकानदार से मिलने लगे, उन्हें सैंपल देते गए, साथ में ड्रिंक को टेस्ट भी करवाते गए। इससे उन्हें लोगों के अलग अलग फीडबैक्स मिलने लगे। जैसे किसी ने कहा स्वीटनेस बैलेंस नहीं है, किसी को ड्रिंक में फ्रिज कम लगा, तो किसी ने कहा कि कलर थोड़ा सा डल लग रहा है। इस तरह फाउंडर्स ने जितने भी फीडबैक मिलते थे वो सबको नोट किया और फिर उनके हिसाब से इंप्रूवमेंट करते गए, जिस वजह से लाहौरी जीरा का टेस्ट और भी बेहतर होता गया। उसके बाद में रिटेलर्स को भी ये समझ में आ गया कि ये जो ड्रिंक है मार्केट में धमाल मचाने वाला है, इसीलिए वो खुद भी अपने कस्टमर्स को रिकमेंड करने लगे और धीरे धीरे ये देसी मसालेदार ड्रिंक कस्टमर्स की जीभ से सीधे उनके दिल में उतरने लगा। फिर एक दिन वही डिस्ट्रीब्यूटर जिसने पहले एडवांस देने से मना कर दिया था, उसने खुद ने कॉल करके बोला भाई ऑर्डर भिजवा दो, इस बार पेमेंट मैं एडवांस में दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों लाहौरी जीरा ने एक स्मार्ट स्टेप लिया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का। मतलब प्रोडक्ट को वो थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से बनाया करते थे और ऐसा इसलिए क्योंकि उनका पूरा फोकस सिर्फ 3 चीजों पे था, टेस्ट,
ब्रांडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए फैक्ट्री सेटअप पे टाइम और पैसे इन्वेस्ट करने के बजाय उन्होंने मार्केट डिमांड क्रिएट करने पे ध्यान दिया और जैसे जैसे ऑर्डर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से काम चलना भी मुश्किल होने लगा। अब ऐसे में फाउंडर्स को लगने लगा कि उन्हें खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाना पड़ेगा, लेकिन ये सब इतना भी आसान नहीं होता, आप खुद जानते होंगे। देखिए सबसे पहले तो सही लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है, फिर पॉल्यूशन कंट्रोल से लेकर FSSAI तक हर तरीके के कॉम्प्लेक्स पेपर्स को बनाना पड़ता है। अब मान लीजिए ये सारे पेपर वर्क तो आपको CA भी बनाकर दे देगा, लेकिन फैक्ट्री सेटअप में तो बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं, तो इनको भी वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। क्योंकि देखिए बड़ी बड़ी मशीन्स को सेटअप करने के लिए बहुत ज्यादा पैसे भी चाहिए होते हैं और इनके पास उतने पैसे तो थे नहीं, इसलिए इन्होंने अपने फैमिली और फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए, प्रॉपर्टी को गिरवी रख दिया और यहाँ तक कि फर्नीचर और बहुत सारी ऐसी चीजें बेच दी जो जरूरत की नहीं थी। और जब पैसे जमा हो गए तो उसके बाद में पंजाब के रूपनगर में अपना पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू किया। शुरू में प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 96,000 बॉटल पर डे की थी, लेकिन जैसे जैसे मार्केट में लाहौरी जीरा वायरल हो रहा था, डिमांड इतनी तेजी से बढ़ने लग गई, ये कैपेसिटी भी कम पड़ने लग गई। उसके बाद में 2022 में कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को सीधा 96,000 से लेकर 20 लाख बॉटल्स तक बढ़ा लिया, जिसका असर ये हुआ कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने लगभग 215 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो रेवेन्यू था वो मात्र 38 करोड़ रुपए था। लेकिन दोस्तों इसी बीच कंपनी को एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। साल 2021 में कार्बोनेटेड ड्रिंक के ऊपर लगभग 40% का टैक्स लगा दिया गया, 28% GST और 12% सेस। अब इससे हुआ क्या, 10 रुपए में से 4 रुपए तो सरकार को टैक्स के रूप में ही चले जाते थे, तो कंपनी अपने बाकी के एक्सपेंसेस कैसे 6 रुपए में मैनेज करती। सो कंपनी के जो फाउंडर्स हैं उन्होंने स्मार्ट डिसीजन लिया और वही स्ट्रेटेजी अपनाई जो पिछले कई सालों से पार्ले जी अपना रहा है। देखिए प्राइस बढ़ाने की बजाय उन्होंने क्वांटिटी को 250 ml से घटाकर 160 ml कर दिया और दोस्तों स्मार्ट मूव की वजह से मार्जिन भी बच गया और साथ ही साथ में कस्टमर्स को भी रिटेन कर लिया गया। वैसे जहां दूसरी कंपनीज एग्रेसिव एक्सपांशन के चक्कर में भारी फंडिंग जुटाने पे जोर दे रही थी, वहीं लाहौरी जीरा बिना किसी VC फंडिंग के अपने दम पे प्रॉफिट कमा रहा था और बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा था। क्योंकि इन्वेस्टर से अगर पैसे लेकर बिजनेस में डाले जाते हैं तो पूरा कंट्रोल हाथ से छिन जाता है, फाउंडर्स को ये मंजूर नहीं था। लेकिन 2022 आते आते कंपनी की ग्रोथ और डिमांड इस लेवल पे पहुंच गई कि उन्हें सप्लाई चेन को स्केल करने की जरूरत पड़ने लग गई। तब उन्होंने बेल्जियम की एक कंपनी वर्लिन वेस्ट से $15 मिलियन की फंडिंग उठाई, यानी कि इंडियन रुपीस में लगभग 111 करोड़ रुपए की। लेकिन दोस्तों ये जो फंडिंग थी सिर्फ पैसों के लिए नहीं ली गई, बल्कि वर्लिन वेस्ट ने उन्हें ग्लोबल स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, मार्केटिंग एक्सपर्टीज और डिस्ट्रीब्यूशन सपोर्ट भी दिया। वैसे दोस्तों इस कंपनी का पूरा फोकस हमेशा से ये था कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया जाए जो छोटे छोटे किराना स्टोर, स्कूल के बाहर स्टॉल और पान की टपरी लगाने वाले तक भी पहुंच सके, और डिस्ट्रीब्यूटर्स भी ऐसे होने चाहिए जिनको मार्केट का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। क्योंकि दोस्तों आप खुद जानते होंगे सॉफ्ट ड्रिंक का मार्केट एक सीजन बेस्ड बिजनेस है, समर में बहुत तेज होता है मगर विंटर में मंदा पड़ जाता है। इसीलिए अगर एक्सपीरियंस डिस्ट्रीब्यूटर होगा तो डिमांड को अच्छे से समझ पाएगा और उसी के हिसाब से इनको प्रोडक्शन भी करना होगा। और दोस्तों इसीलिए आज के टाइम में लाहौरी जीरा देश के 18 स्टेट के अंदर मौजूद है। इनके पास 2000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है और लाहौरी जीरा 2 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट पे आज के टाइम में अवेलेबल है। इसके अलावा दोस्तों जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की रेंज को भी बढ़ाया, अलग अलग फ्लेवर्स के ड्रिंक मार्केट में लॉन्च किए, जैसे कि लाहौरी नींबू, लाहौरी सिकंजी, लाहौरी कच्चा आम, लाहौरी इमली बंटा, लाहौरी गिम्बू। वैसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि लाहौरी जीरा का जो हीरो इंग्रेडिएंट है वो जीरा ही है। वैसे आयुर्वेदा के हिसाब से ये नेचुरल मेडिसिन भी होता है, तो अगर कंपनी चाहती तो मार्केट में इसको मेडिसिनल ड्रिंक के तौर पर भी बेच सकती थी। लेकिन दोस्तों फाउंडर्स को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इनकी जो ड्रिंक है वो पार्टी, सेलिब्रेशन और कैजुअल ओकेजन का हिस्सा नहीं बन पाएगी, और इसीलिए उन्होंने अपनी टैगलाइन को भी बहुत ही सिंपल सा रखा, अपना देसी ठंडा। अब दोस्तों कंपनी जब तेजी से ग्रो कर रही थी तो लोगों को उसके एड कैंपेन का भी इंतजार होने लगा, और लास्ट ईयर मई के अंदर इन्होंने अपना एक एड भी लॉन्च किया, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा, मसालेदार मजेदार, हर कोई पी रहा लाहौरी जीरा। ये एड कैंपेन मार्केट में आती एकदम छा गया। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी, इस एड में कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं था। क्योंकि दोस्तों कितने बड़े सेलिब्रिटी को ले लो, एंड में बायर वही ड्रिंक खरीदता है जो टेस्टी और अफोर्डेबल हो। इसीलिए कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट पे करोड़ों रुपए खर्च करने के बजाय क्वालिटी पे स्पेंड किया और साथ ही साथ प्राइस को भी अफोर्डेबल रखा। और यही वजह है कि आज के टाइम में रोजाना 50 लाख से ज्यादा बॉटल बिक रही है और इनका अगला टारगेट है 2025 तक 500 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करना। वैसे अभी हाल फिलहाल में मोतीलाल ओसवाल वेल्थ की तरफ से इनको 200 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली है। वैसे इस पर्टिकुलर वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ पे 2 और वीडियो सजेस्ट किए गए, अगर आप चाहें तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।